ये सच है कि देश में बोलने की आजादी है, ये भी सच है कि देश में खाने की आजादी है, अपने तरीके से रहने की आजादी है। लेकिन जो कानूनन अपराध है वो ना खाने की आजादी है, वो ना बोलने की आजादी है, ना ही उस तरीके से रहने की आजादी है। लेकिन नेता जुबानी हमले तो सियासी फायदे नुकसान के हिसाब से देते ही हैं, लेकिन अब लगता है कि वो जो खाते हैं, वो जो खाते हुए दिखाते हैं, वो भी सियासी फायदे पर आकर टिक गया है। यकीनन मटन खाना, मछली खाना कानूनन अपराध नहीं है, और इसलिए इस प्रोग्राम में हम जो बात करने वाले हैं उससे पहले हम ये बता दें कि हम ना मछली खाने वालों के खिलाफ, ना हम किसी मटन खाने वालों के खिलाफ, लेकिन जब सियासतदान एक टाइमिंग के हिसाब से उसे खाए, उसका वीडियो बनाए, उसको पब्लिश करे, तो फिर वो बेवजह नहीं हो सकता। हम ये मान ही नहीं सकते कि राजनेता ने वो बेवजह किया होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मछली से फायदा क्या क्या होता है शरीर को, उसको समझाते हैं। जरा देखिए, मछली खाने से आपको क्या क्या मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, विटामिन डी मिलता है, विटामिन B2 मिलता है, आपको कैल्शियम मिलता है, आपको फॉस्फोरस मिलता है, आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, आयोडीन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, और आपको क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है। यानी कि एक मछली के अंदर ढेर सारे गुण हैं और बेहद गुणकारी है। लेकिन इसको खाना है या नहीं खाना, ये हर व्यक्ति की धार्मिक आस्था और खान पान की शैली पर निर्भर करता है। लेकिन जब सियासतदान खाने का दिखावा करे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या इसमें कुछ कूट रचित सियासत छिपी तो नहीं है? क्या ये महज संयोग है कि राहुल गांधी सावन में लालू परिवार के साथ मटन बनाते हैं, मटन खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पब्लिश करते हैं? वहीं लालू की सियासत को आगे बढ़ाने वाले तेजस्वी यादव नवरात्र में मछली खाते हैं, मछली खाने का वीडियो बनाते हैं और उसे दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रों की महिमा, साथ ही डिकोड करेंगे तेजस्वी और राहुल गांधी के मटन और मत्स्य कांड को, साथ ही आपको बताएंगे क्या है नवरात्रों से पहले मत्स्य कांड के पीछे का सियासी सच। धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ, वोट बैंक के साथ क्या ये जायका टेस्ट किया जा रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। आज प्रोग्राम की शुरुआत इन दो तस्वीरों के साथ ही, क्योंकि जो भारत हम दिखा रहे हैं उसमें केसरिया, सफेद, हरा तीनों रंग हैं। लेकिन उन तीनों रंग में से किस पार्टी ने कौन सा रंग अपने लिए चुन लिया और उससे चुन के उस रंग को किस तरीके से अपनी सियासत के रंग के साथ मिला लिया, ये इन दो तस्वीरों के साथ जैसे जैसे प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन ये दो फोटो, राहुल गांधी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, दोनों को देखिए। एक तरफ राहुल गांधी मटन बनाते हुए नजर आए थे हमें, और इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बाकायदा लालू परिवार के साथ बैठकर चटकारे के साथ मटन को खाते भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मछली खाते नजर आते हैं। अब ना तो देश में मटन खाने पर बैन है और ना ही मछली खाने पर बैन है। मछली खाने के गुण हम आपको प्रोग्राम के शुरुआत में ही बता चुके हैं। तो फिर सवाल यह है कि दोनों तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? मकसद यह है कि राहुल गांधी सावन में मटन बनाते हैं और खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नवरात्र के पहले दिन, मंगलवार के दिन मछली खाते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो शेयर करते हैं। जबकि देश भर में एक बड़ी आबादी, या कहें कि मैक्सिमम पॉपुलेशन नवरात्रों को, सावन को पवित्र मानती है और मांस मदिरा को छूती तक नहीं है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इतने बड़े नेता ये जानते नहीं होंगे कि वो जो कर रहे हैं इसका क्या संदेश जनता के बीच में जाएगा। मतलब दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो क्यों किया जा रहा है। क्योंकि महज संयोग नहीं हो सकता, यकीनन ये राजनीतिक तौर पर सोचा समझा प्रयोग रहा है। लेकिन प्रयोग क्या है?
चलिए अब आपको इसको बताएं, लेकिन उससे पहले जरा आपको समझाते हैं कि मछली और मटन के बीच जो सियासी जायका फंस गया, उसको लेकर सियासत किस तरीके से गर्माती नजर आई, ये सुनिए सर। कई दिनों से 3-4 दिनों से हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली आप तो बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों में कैसे कूद करके लोग आ रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, सवाल ये है कि नियत क्या है। मछली खाना, मांस खाना, मुर्गा खाना, जो मर्जी खाओ आप, सुअर खाओ आप, लेकिन नवरात्र में आप पूछिए ना बंगाल के बहन भाइयों से, वहां खूब मछली खाते हैं सारे हिंदू, लेकिन नवरात्र में वो भी नहीं खाते। आप ममता बनर्जी से पूछिए, क्या क्या नवरात्र में मछली खाती हैं? पूछिए अखिलेश यादव जी से कि नवरात्र में नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं? मना कर देंगे। आप नवरात्र में मछली खाता हुआ वीडियो डाल करके दिखाना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि देखो नवरात्र में, नवरात्र का जो व्रत रखते हैं तमाम सनातनियों को अपमानित करना चाहते हैं, सनातन धर्म का मजाक बनाना चाहते हैं। आपको शर्म नहीं आई? आप इतने बड़े लीडर हैं, एक स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और आप अभी, मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो देखा था, तेजस्वी यादव जी चिल्ला के कह रहे थे हम हिंदू हैं। अरे आप हिंदू हैं, लेकिन दिखते तो नहीं है ना, कुछ और दिख रहे हैं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति कर। अब आप जरा सोचिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने 8 अप्रैल को मच्छी खाई थी, 9 अप्रैल को जिस दिन नवरात्र थे, जिस दिन मंगलवार था, उस दिन वीडियो शेयर किया आईक्यू टेस्ट करने के लिए। अब जरा सोचिए, जिस दिन देश में सब एक दूसरे को नवरात्र की शुभकामनाएं दे रहे थे, वो मच्छी को हाथ में लहरा रहे थे। अब ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये संयोग नहीं है, यकीनन ये एक तरीके का प्रयोग किया जा रहा होगा, लेकिन वो प्रयोग क्या है? एक राजनेता के लिए सबसे बड़ा प्रयोग होता है वो सत्ता में बना रहे, उसके वोट बैंक पर उसकी पकड़ रहे। तो चलिए, बिहार के अंदर कुछ घटा था, 2022-23 के अंदर कुछ घटा ये कि वहां जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये महज संयोग रहा, ये महज प्रयोग रहा। जो बिहार के अंदर जातिगत आंकड़े सामने आए, उसमें पता चला कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो हिंदू पॉपुलेशन है, वो कितनी है। इसको ग्राफिकली हम आपको समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के आसपास है। उस 13 करोड़ की आबादी के अंदर 81.99% हिंदू हैं, जबकि 17.70% मुसलमान हैं, यानी कि लगभग 18% के आसपास मुसलमान हैं। बीजेपी ने यहां से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट लोकसभा चुनाव में नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों ने नहीं दिया है। यकीनन आरजेडी ने यहां 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं अगर बात करें बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की, तो उनमें भी
आरजेडी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देती है। इंडी गठबंधन के तहत 40 में से आरजेडी फिलहाल 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इन 23 सीटों के अंदर में से अगर बात करें तो लगभग मानकर चलिए कि 2 प्रत्याशियों को उन्होंने टिकट दिया है। बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और इसके अलावा लोकसभा की 7 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम निर्णायक स्थिति के अंदर नजर आता है। और ये जिले कौन कौन से हैं? सासाराम है, कैमूर है, औरंगाबाद है। 17 से 20% के आसपास मुस्लिम आबादी इन इलाकों के अंदर रहती है और मुस्लिम आबादी से जुड़ी जो जिले हैं उसका असर सीमांचल के 4 जिलों पर भी पड़ता है। पूर्णिया पर पड़ता है, कटिहार पर पड़ता है, अररिया पर पड़ता है, किशनगंज के अंदर इसका साफ असर नजर आता है। और मुस्लिम आबादी की जो 40 से 75% आबादी है वो उन इलाकों के अंदर है, यानी कि आप मानकर चलिए पूरे तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन खतरा यह भी नहीं है, खतरा इससे इतर है। खतरा इससे इतर क्या है वो आपको समझाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने मटन बनाया। कहां बनाया? बिहार के अंदर। किसके घर बनाया? लालू प्रसाद यादव के घर पर। फिर मटन खाया भी, और कब खाया? सावन के अंदर। तो क्या राहुल गांधी उस वोट बैंक को हाईजैक करना चाहते हैं जिस पर आरजेडी की नजर है? और क्या तेजस्वी खुद को वहां लोकल स्तर पर राहुल गांधी के ही इशारों पर या कहीं राहुल गांधी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ा रहे हैं? इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस बार तेजस्वी का प्लान यादव मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करना है। क्योंकि तेजस्वी जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो 7-8 लोकसभा सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह समझने के लिए राहुल गांधी का फोटो हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। जरा मत्स्य कांड का फोटो दीजिए हमें, जिसमें राहुल गांधी मटन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले लालू परिवार के बीच जाकर मटन बनाना यह महज संयोग नहीं हो सकता, एक नए तरीके का प्रयोग हो सकता है कि राहुल गांधी सावन से पहले मटन बनाते हैं और खाते हैं, और तेजस्वी नवरात्र शुरू होने से पहले मछली खाते हैं और वीडियो बनाकर सभी को बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने भी जो मटन बनाया था उसमें क्या संदेश छिपा था। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के जिन हिस्सों से निकली थी और मटन जहां बनाया था, उनको जब साथ में जोड़ेंगे तो आपको समझ में आया कि राहुल गांधी के निशाने पर कौन था। तो देखिए, राहुल की न्याय यात्रा को भी आज तेजस्वी के मछली के साथ डिकोड करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरी थी, और वो 7 जिले कौन से हैं? बिहार में यह यात्रा 425 किलोमीटर के आसपास चली थी, और पहले चरण में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के अंदर यह यात्रा पहुंची थी पहले चरण के अंदर। इसका प्रभाव सीमांचल और कोसी क्षेत्र के दूसरे जिलों पर डालने की कोशिश भी की गई थी, और इसके पीछे का एक मकसद था। बिहार में एकमात्र कांग्रेस के सांसद किशनगंज से ही जीत कर आए, और इसके अलावा अगर इन 4 जिलों की बात हम करते हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, तो ये चारों के चारों जिले मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं जहां से यात्रा निकाली गई, और इसका प्रभाव कई इलाकों पर पड़ा, और इन इलाकों के अंदर मुस्लिम आबादी 75% से ज्यादा है। दूसरा चरण भी देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में जो दूसरा चरण था वो भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने और ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। उस दौरान दूसरे चरण में कौन कौन से जिले, सासाराम, कैमूर और औरंगाबाद से राहुल गांधी की यात्रा निकली थी। और राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान संदेश ये साफ था कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 20-30% से ज्यादा है वहां फोकस किया जाए। और इस तरीके से ये वो इलाके हैं जहां आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, और अगर यहां कांग्रेस मजबूत होती है तो फिर जाहिर सी बात है इन इलाकों के अंदर आरजेडी कमजोर होगी, और शायद तेजस्वी यादव जो आरजेडी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि आरजेडी कमजोर हो, इसलिए राहुल गांधी ने मटन पका दिया सावन में, तो तेजस्वी यादव ने मछली खा ली नवरात्र के अंदर। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इन चीजों से आकर्षित नहीं हो, उनको विकास चाहिए, उनको भागीदारी चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर अगर 18%
उनकी पॉपुलेशन है, तो क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस उनको 18% सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दे रही है? यकीनन नहीं दे रही है। तो क्या वाकई में इस तरीके से भावनाओं को आहत करके दूसरे वोट बैंक को साधा जा सकता है? इसको समझने के लिए हम आपको पूरे देश भर के अंदर उन मुस्लिम सीटों का जिक्र करके बताते हैं जहां आपको एहसास होगा कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो फिर वो कैसे जीत रहे हैं, जरा इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि देश भर के अंदर मुस्लिम बाहुल्य सीटें कितनी हैं और वहां की समीकरण क्या है। देश भर में मुस्लिम बाहुल्य सीटों की संख्या लगभग 92 के आसपास है और ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 20% के आसपास है, 20% से ज्यादा है। इसके अलावा इंडी गठबंधन यहां मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करना चाहता है। वो चाहता है कि इन 92 सीटों पर अगर मुस्लिम वोटर एक हो जाएगा तो उसका फायदा होगा। लेकिन 2014 में देखिए, एनडीए ने इन 92 सीटों में से 41 सीटें जीती थी। कब? 2014 में, जब मोदी वेग सबसे चरम पर था। 2019 में क्या रहा? 2019 के अंदर एनडीए ने इन 92 सीटों में से 45 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी कि 2014 से 2019 के बीच में जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां बाकायदा बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। 2014 में 41 और 2019 में जीत का परसेंटेज हो गया 45 सीटों पर आकर। वहीं 2014 में ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो आप मच्छी खाते देख रहे हैं, जो मटन पकाते देख रहे हैं, उसके पीछे की सियासत इन आंकड़ों के अंदर छुपी है। क्योंकि 2014 में बीजेपी ने बिहार में एक भी मुस्लिम बाहुल्य सीट नहीं जीती थी। 7 से 8 सीटें हैं, एक भी खाते में नहीं आई। लेकिन जैसे ही 2019 में बीजेपी ने गठबंधन किया, एनडीए ने 5 मुस्लिम बाहुल्य सीटें जीती और इन्हीं सीटों पर तेजस्वी यादव की नजर आकर टिक गई है। इन सीटों पर वो चाहती है कि आरजेडी मजबूत हो, कांग्रेस चाहती है कि मैं मजबूत हूं और दोनों में से कोई एक ही मजबूत होगा। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने 45 के आंकड़े को देश भर के अंदर बढ़ाना चाहती है। और क्यों बढ़ाना चाहती है? क्योंकि अगर 400 पार अगर एनडीए को करना है तो फिर उन मुस्लिम बाहुल्य सीटों के अंदर भी बीजेपी के सांसदों को, एनडीए के सांसदों को जिताना पड़ेगा जहां उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बहुत ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे नहीं। और जो मुस्लिम वोटर्स पर एक छत्र राज की बात करते हैं, जो मत्स्य कांड करते हैं, जो मटन पकाते हैं, बहुत ज्यादा टिकट उन्होंने भी नहीं दिए। लेकिन नवरात्र के अंदर यह सब कुछ किया गया है। तो प्रोग्राम के अंदर जो हम ये दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम भी हम नवरात्र में ही कर रहे हैं, ऐसे में इस प्रोग्राम का शुद्धिकरण भी जरूरी है। इसलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नवरात्र में मां के 9 स्वरूप क्या हैं, क्या खाना चाहिए आपको, क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारे वेद पुराणों महाभारत में मांस मच्छी को लेकर क्या कुछ लिखा हुआ है, यह भी आपको बताएंगे। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी ने मांस खाकर ना तो कानून तोड़ा और ना ही गलत किया, लेकिन लोगों की भावनाओं को जरूर तोड़ा, या कहीं की एक वोट बैंक की भावनाओं को जोड़ने की कोशिश की। हालांकि जिनकी भावनाओं को जोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है, उनकी भावनाएं इतनी कमजोर यकीनन नहीं हो सकती कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मजबूत हो। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्र क्या है, ऋतुओं के बदलने पर ही नवरात्र क्यों आते हैं, इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नवरात्रों में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि नवरात्रों में आपको क्या क्या सेवन नहीं करना है। नवरात्रि के 9 शुभ दिनों के दौरान गेहूं और चावल नहीं खाना चाहिए, ये हर कोई जानता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाने से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा ये शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक होते हैं अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपको समझाएंगे। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, चिकन, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। और नवरात्रि के दिनों में शराब का सेवन भी करने से बचना चाहिए, ये भी इसमें वर्जित कहा गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आपको क्या खाना चाहिए, तो ये भी आपको बताते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी दरअसल चरा मांस इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो उपासक हैं, जो मां की आराधना कर रहे हैं, जो 9 दिन व्रत रख रहे हैं,
उनको क्या खाना चाहिए ये भी आपको बताते हैं। जरा देखिए, नवरात्रों के दौरान आपको क्या खाना चाहिए। नवरात्र में उपासक फलों का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में आपको सफेद नमक नहीं, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। मसालों में आप जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें दालचीनी, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सब्जियों में आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी और खीरा ये आप खा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कद्दू और पालक जैसी सब्जियों का सेवन भी आप कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर जो दूध और डेयरी उत्पाद हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी आप आसानी से खा सकते हैं। लेकिन अब हम आपको इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताते हैं कि नवरात्र क्यों होते हैं। सबसे पहले ऋतु संधि, जो थोड़ा भी जानते हैं वो जानते हैं कि जब ऋतु परिवर्तित होती है उस दौरान नवरात्र आते हैं। और इसको जरा समझिए, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। नवरात्रि आमतौर पर ऋतु संधि के तौर पर होती है, जो दो ऋतुओं के बीच संक्रमण का समय होता है। उस दौरान मौसम में बदलाव होता है और बदलाव के दौरान हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित ना हो, इसलिए नवरात्र होते हैं ताकि 9 दिनों में आपके पूरे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, साफ सफाई करते हैं और इससे बीमारियों से हमारा शरीर का बचाव होता है। वहीं शरीर का शुद्धिकरण भी होता है और यह वैज्ञानिक महत्व है, बाकायदा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ है। शरीर की शुद्धि होती है। दरअसल नवरात्रि के दौरान उपासक जो उपवास करता है उससे शरीर में विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं और इससे शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर निरोगी रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उपासना में होते हैं तो मन की शांति भी मिलती है। और यह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि उपासक का मन स्थिर होता है। इसको भी जरा देखिए कि जब नवरात्रों में आप उपवास करते हैं, ध्यान रखते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग और भक्ति करते हैं तो मन को एक अलग तरीके की शांति मिलती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है और दिमाग तेज होता है। यह हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जो नवरात्र में मच्छी खा रहे हैं और जो सावन में मटन खा रहे हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। वैसे महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 114 श्लोक 23-24 में क्या लिखा है? हमने एक लाइन हमेशा पढ़ी होगी, सुनी होगी कि अहिंसा परमो धर्मस्य। उसमें आगे है कि अहिंसा परमो धर्मस्य, अहिंसा परम तपः, अहिंसा परम सत्य यतो धर्म प्रवर्ते, नहि मासम तृणात काष्ठा दूपलाद वापी जायते, हत्वा जंतु ततो मासम तस्माद दोषु भक्षणे। अब इस श्लोक का मतलब क्या है, इसी के साथ प्रोग्राम को हम बंद करेंगे। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। तृण से, काट से अथवा पत्थर से मांस पैदा नहीं होता, वो जीव की हत्या करने पर ही उपलब्ध होता है। इसलिए इसको खाना कोई महान काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे देश में इस पर कोई पाबंदी नहीं, कानूनी तौर पर बिल्कुल पाबंदी नहीं। लेकिन अगर आप सबकी भावनाओं को आहत जानबूझकर करेंगे तो फिर जनता माफ नहीं करेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।